हेलो दोस्तों, हम फटाफट के अंदाज में आज हम स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहते हैं और आज हमारा जो विषय है आपको एडवोकेट इनरोलमेंट के बारे में कि जिसका जिसका इंटरव्यू है 11 और 12 तारीख को, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है और भविष्य में जिसका जिसका भी इंटरव्यू रहेगा इनरोलमेंट के लिए आपको इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है क्या नाम है, आप लोग को इंटरव्यू के लिए क्या क्या लेके जाना है। तो आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन और LLB की जो आपकी मार्कशीट है वो सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर अपना याद रखना है और उसके बाद आपको पहन के क्या जाना है। दोस्तों कपड़े यूनिफॉर्म क्या होगा, आपका ड्रेस कोड क्या होगा। तो ड्रेस कोड के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अपना एक ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट और ब्लैक टाई और अगर हो सके तो आप लोग ब्लैक कोट भी पहन के जाइएगा, ठीक है। तो टाई लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे जानते हैं कि आप लोग को सबसे पहले क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको अपना परिचय देना होता है। कहीं भी आप इंटरव्यू देंगे तो सबसे पहले आपसे परिचय पूछा जाएगा। तो आपको अपना परिचय अच्छे से याद करके अब बढ़िया से तैयारी करके जाना है, ठीक है। परिचय मतलब आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, आपने कहाँ से कॉलेज किया, कहाँ से आपने LLB की, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, ये सारी चीज़ें आपको आप पूछ सकते हैं। तो वो आप पूछ नहीं सकते, वो आपको परिचय में अपने बताना रहता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने जो कानूनी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आपको किसने प्रेरित किया, आपको आप क्यों कानूनी क्षेत्र में आप क्यों आना चाहते हैं, आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या नाम है, जो आपने LLB की है उसमें जो 1st to 6th सेमेस्टर आपने एक सेमेस्टर में आपने कौन कौन से विषय लिए थे, दूसरे में कौन से विषय लिए थे, 3rd सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे और 4th 5th 6th किसी में भी आप पूछ सकते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें तैयार करके आप लोग को जाना है। सुप्रीम कोर्ट की जो अभी हमारे देश के CJI हैं, CJI का नाम पूछ सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट के DM और क्या नाम है SP और जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के DJ हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, उनका नाम आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि यूपी बार काउंसिल जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1961 में हुई थी। आप लोग को पता है उसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है, उसके बाद हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवोकेट जनरल कौन है। तो एडवोकेट जनरल जो है अजय कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोग को बखूबी याद करके जाना है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही आजकल चर्चा में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लोग का प्रश्न होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों पे यानी सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। मतलब जैसे शादी विवाह से रिलेटेड मसले होते हैं, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड मसले होते हैं, सब पे एक कानून होना चाहिए। सबका यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 में स्थान दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं संविधान का अनुच्छेद 44, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नए कानून आए हैं BNS, BNSS और BS से 25 दिसंबर को राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया था। 1 जुलाई 2024 को ये पूरे भारत में लागू हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछ सकते हैं कि BNS में चैप्टर्स कितने हैं। BNS में 20 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस कितने, 358 सेक्शंस हैं। 20 चैप्टर हैं, 358 सेक्शन हैं BNS में। और उसके बाद पूछ सकते हैं जो BNSS है, BNSS में कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं। तो BNSS में 39 चैप्टर्स हैं, मतलब और 531 धाराएँ हैं। 531 धाराएँ हैं, 39 चैप्टर हैं। BSA में कितने चैप्टर्स हैं, कितने धाराएँ हैं। तो 12 चैप्टर हैं, 170 धाराएँ हैं। CPC का पूछ सकते हैं। तो CPC में 51 शायद 51 CPC में 51 आपके क्या नाम है ऑर्डर्स है, मतलब आदेश, और 158 धाराएँ हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को तैयार करके जाना है। उसके बाद पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। BNS का भारतीय न्याय संहिता, BNSS का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BSA का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, CPC का सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता हिंदी में कहते हैं, सिविल व्यवहार पर एक प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग तैयार करके जाइएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि
जो अपराध क्या होता है, ठीक है। अपराध के आवश्यक तत्व पूछ सकते हैं, तो उसमें आप लोग बहुत ही सिंपल है कि क्या नाम है, एक व्यक्ति होना चाहिए, एक मनुष्य होना चाहिए। तो मनुष्य की जो क्या नाम है आपराधिक मनस्थिति होनी चाहिए, और मनुष्य द्वारा कोई अपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए, और उससे किसी को इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपका आता है क्या नाम है कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि लॉयर्स क्या होते हैं और एडवोकेट क्या होते हैं। तुलनात्मक बताते हैं, ठीक है। लॉयर्स क्या होते हैं, कानूनी सलाह दे सकते हैं। एडवोकेट क्या होते हैं, कानूनी सलाह दे सकते हैं। लॉयर क्या होते हैं, बीसीआई के सदस्य नहीं होते हैं। एडवोकेट क्या होते हैं, वो बीसीआई के सदस्य होते हैं। उसके बाद लॉयर्स क्या होते हैं, लॉयर्स अपने मौकिल का प्रतिनिधित्व जो है क्या नाम है, लॉयर्स अपने मौकिल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, किसी कोर्ट में उन अपने क्लाइंट का मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। एडवोकेट क्या होते हैं, वो अपने क्लाइंट का पक्ष रखते हैं और वो अपने क्लाइंट का मुकदमा लड़ सकते हैं और अपना प्रतिनिधित्व, अपने मौकिल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है, मतलब जिसके पास कानून की डिग्री है वो लॉयर है, लेकिन वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोलमेंट नहीं है, या बार काउंसिल ऑफ स्टेट में वो इनरोलमेंट नहीं है। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो लॉयर है, और जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो एडवोकेट कहलाता है। वो अपने मौके का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तो बीएनएसएस की धारा 6 में 4 प्रकार के न्यायालय बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला जो न्यायालय है सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट। दूसरा जो बताया गया है प्रथम श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, और चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को बहुत ही ध्यान से याद करके जाना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करके जाना है। उसके बाद आपको कुछ सीआरपीसी के बारे में पूछते हैं कि सीआरपीसी में जो सेक्शन 164 था, 164 का बयान बहुत ही मतलब प्रचलित था। तो 164 का बयान जो है वो किसके समक्ष दिया जाता है, तो सीआरपीसी का 164 सेक्शन आप लोग अभी खोल के देखिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। सीआरपीसी का 164 का जो बयान है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष वो बयान दिया जाता है, ठीक है। और सीआरपीसी की धारा 163 के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति का ज़बरदस्ती बयान नहीं ले सकती है। और वहीं पर सीआरपीसी का सेक्शन 161 कहता है कि पुलिस को 161 के तहत बयान लेने का अधिकार है, परंतु बयान देने वाले व्यक्ति से जो उसने बयान दिया है बयान के नीचे हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे धारा 13 जो है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए अगर पति या पत्नी में से कोई एक लगातार 2 सालों तक बिना वजह दूसरे को छोड़कर अलग रह रहा है तो इसे परित्याग माना जाता है। और वहीं आगे धारा 13 भी कहती है कि क्या नाम है, आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है। इसके लिए दोनों पक्षों को एक संयुक्त याचिका दायर करनी पड़ती है। इस याचिका में दोनों पक्षों का बयान होता है कि वे आपसी मतभेदों की वजह से एक साथ नहीं रह सकते और तलाक लेना चाहते हैं, और इन बयानों में बच्चों और संपत्तियों के बंटवारे के बारे में समझौता होता है। दोस्तों, इतना सब होने के बाद आपसे कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा करार संविदा है। तो संविदा अधिनियम की धारा 2H वह करार संविदा है या वह करार जो विदिता परिवर्तनीय है वही संविदा कहलाता है। और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के मुताबिक यह समझौते अनुबंध माने जाते हैं, अर्थात ये समझौते संविदा माने जाते हैं जो ये समझौते अनुबंध करने में सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से किए गए हों। ये समझौते वैध विचार वैध उद्देश्य से किए गए हों। इन समझौतों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित ना किया गया हो, ठीक है। तो दोस्तों, इसके साथ ही धारा 20 उन अनुबंधों को शून्य करने से संबंधित है यदि पक्षकार अनुबंध के विषय या आवश्यक तथ्यों को समझने में भूल कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा धारा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 56 शून्य समझौतों से संबंधित धाराएं हैं। तो दोस्तों, इसके बाद देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा 35 है वो क्या कहती है, धारा 39 क्या कहती है, धारा 170 क्या कहती है। इन तीनों धाराओं में एक प्रावधान है कि क्या नाम है, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तो कैसे कैसे है,
तो दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि क्या नाम है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 है वो पुलिस अधिकारियों को कुछ खास परिस्थितियों में बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। ठीक है, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 39 में क्या नाम है, नाम और निवास नहीं बताने या बताने से इनकार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का क्या नाम है, पुलिस को पावर देती है, पुलिस को अधिकार है कि वो उसको गिरफ्तार कर सके। ठीक है, उसके बाद आती है बीएनएस की धारा क्या नाम है 170 के तहत पुलिस जो है क्या नाम है वो गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन किया जा सकता है कि साक्ष्य क्या होता है, एविडेंस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो साक्ष्य क्या होता है, कानून में साक्ष्य के बारे में कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, आप लोग देख सकते हैं कि साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है, मौखिक साक्ष्य वे कथन होते हैं जो न्यायालय के सामने हम क्या नाम है मुंह से बोल देते हैं। ठीक है, जिनके बारे में न्यायालय साक्ष्यों से पूछता है। ठीक है, और जो लिखित साक्ष्य यानी दस्तावेजी साक्ष्य क्या होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य जो होते हैं जिन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। शपथ पत्र और समाचार पत्र की जो रिपोर्ट होती है वो साक्ष्य नहीं माना जाता है। ठीक है, साक्ष्य हमेशा उस देश की विधि से शासित होता है जहां कार्यवाही होती है। प्रत्यक्ष साक्ष्य और प्रत्यक्ष प्रमाण सीधे तौर पर किसी अभियुक्त सच्चाई का समर्थन करता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो सकता है कि एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर है, एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है, एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि एफआईआर की जो फुल फॉर्म होती है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, और एनसीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है, यानी कि गैर संज्ञेय अपराध। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो संज्ञेय अपराध में दर्ज की जाती है। ठीक है, एफआईआर क्या नाम है, कोई अगर गंभीर प्रकृति का अपराध होता है तो एफआईआर दर्ज की जाती है, और एनसीआर जो होता है वो कोई कम गंभीर जो होती है क्या नाम है कम गंभीर अपराध के लिए दर्ज की जाती है। ठीक है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन एनसीआर दर्ज करने के बाद पुलिस को गिरफ्तारी का कोई क्या नाम है अधिकार नहीं मिलता है। एफआईआर में स्पष्ट रूप से प्रथम जांच रिपोर्ट और प्रासंगिक आईपीसी धारा लिखी होती है या बीएनएस की धारा लिखी होगी अब। ठीक है, वहीं एनसीआर को गैर संज्ञेय रिपोर्ट के रूप में लेबल किया जाता है। ठीक है, एफआईआर दर्ज कराने पर मामला कोर्ट में जाता है, लेकिन एनसीआर होने पर मामला थाने तक ही सीमित रहता है। अपराध के होने के बाद अगर आप तुरंत पुलिस की कार्रवाई चाहते हैं तो एफआईआर करवाना चाहिए। अपराध अगर हो गया है तो तुरंत एफआईआर करो। ठीक है, कई बार लोग एनसीआर दर्ज करने से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ जानकारी इकट्ठा करके इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, जय जय सिया राम। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय राम जी की।